नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSF ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए जीके का एक महत्वपूर्ण और लाइव सेशन आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाए दोस्तों, और वीडियो के लिंक को कॉपी करके अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताते हुए चलूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे, और इनकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जितने भी लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ठीक, तो इसका आंसर देंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सबसे निकटतम जो स्टार है उसका नाम बताइए। तो दोस्तों, सभी लोग ऑप्शन को टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का जो स्टार है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सनलाइट रीचेज अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट में पहुंचता है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सब लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट में। ठीक है, तो सनलाइट रीचेज अर्थ इन 8 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विच ऑफ द प्लेनेट हैज नो सैटेलाइट्स। इनमें से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वीनस। ठीक है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरग्रही अभियान था, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भेजा जाने वाला अभियान जिसको हम इंटरप्लेनेटरी मिशन कहते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों सब लोग कि भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा था। सब लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान मिशन, जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन शॉर्ट फॉर्म में MOM भी कहते हैं। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि 2013 में लॉन्च किया गया था, और यह भारत का पहला अंतरग्रही अभियान था। और दोस्तों, मार्स को लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो मंगल ग्रह। ठीक है, इसको रेड प्लेनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके लिंक को कॉपी करके अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावनी इज अ फोक डांस ऑफ। तो लावनी किस राज्य का एक फोक डांस या फिर लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, और 2-3 और डांस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फोक डांस में से। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए कि लावनी कहाँ का फोक डांस है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, लावनी जो है महाराष्ट्र का एक फोक डांस है। इसी प्रकार से एक और डांस है तेरह ताली। तेरह ताली, तो दोस्तों आप बताएंगे कि तेरह ताली कहाँ का फोक डांस है। तो तेरह ताली जो है वो मध्य प्रदेश का फोक डांस है। और इसी प्रकार से एक और है घूमर। तो बताएंगे दोस्तों घूमर कहाँ का है। तो घूमर है राजस्थान का। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द टर्म बर्डी इज रिलेटेड टू विच गेम। तो बर्डी नाम का शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बर्डी नाम का शब्द जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, सब लोग बताएंगे दोस्तों। तो बर्डी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक,
कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोबे ब्रायंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए थे? दोस्तों 2020 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु होगी, इसीलिए न्यूज़ में बने हुए हैं। तो बताएंगे दोस्तों कि जो कोबे ब्रायंट हैं फेमस प्लेयर हैं, ये किस खेल के प्लेयर हैं? ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह बास्केटबॉल के प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है। बास्केटबॉल के प्लेयर थे, 2020 में न्यूज़ में थे, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। तो भारतीय सेना में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों फील्ड मार्शल जो है इंडियन आर्मी में एक 5 स्टार लाइफ टाइम रैंक होती है। तो इस रैंक को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए? द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैम मानेकशॉ। SHFJ मानेकशॉ, जिनको कि सैम मानेकशॉ भी कहा जाता है, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कल्लारीपयट्टू इज मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो कल्लारीपयट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? एक मार्शल आर्ट या फिर एक फाइटिंग स्किल है। दोस्तों कल्लारीपयट्टू 2020 में काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2021 के, तो उसमें 4 नए गेम शामिल किए गए हैं। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसमें 4 नए गेम शामिल किए गए हैं, जिनमें एक कल्लारीपयट्टू भी है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। स्टैटिक एज वेल एज करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि कल्लारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। ठीक है, कल्लारीपयट्टू केरला का एक मार्शल आर्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 कौन कौन से नए गेम हैं जो शामिल किए गए हैं। एक तो है दोस्तों गटका, जो कि सिख मार्शल आर्ट होती है। कल्लारीपयट्टू मैंने आपको बता दिया। थांग ता मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। और मल्लखंब तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, इवन मध्य प्रदेश का ये स्टेट गेम है मल्लखंब, जिसमें कि खंभ के ऊपर चढ़ते हैं। तो गटका, कल्लारीपयट्टू, थांग ता और मल्लखंब, ये 4 गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है, इसीलिए न्यूज में है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला कौन है? भारतीय महिला। छिन्न अंग यानी कि दिव्यांग। ठीक है दोस्तों, एम्प्यूटी, जिनके कि ये इनका पैर जो है वो कटा हुआ है, इन्होंने कृत्रिम पैर, जो आर्टिफिशियल लेग होता है, उसको लगा के एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो दोस्तों इनका नाम बताएंगे सब लोग, इनका नाम याद होना चाहिए आपको, ये बहुत ब्रेव महिला हैं, बहादुर महिला हैं। तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा एक प्लेयर थी, बास्केटबॉल प्लेयर, लेकिन इनका पैर कट गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आर्टिफिशियल पैर लगा के इन्होंने ट्रेनिंग ली, और ये पहली फीमेल एम्प्यूटी बन गई हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा, इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इन विच सिटी? तो अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा, जिसको कि हम डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, वह किस शहर में बनाया गया? तो सबसे एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब बताएंगे कि ये किस शहर में स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाजे को 1602 AD में बनाया गया था अकबर द्वारा, और यह यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक, और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला प्रश्न है, द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ड बाय? तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वह किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस टेम्पल है वह अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, और इसको सूर्यवर्मन 2 द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन 2 द्वारा बनाया गया था। और अंकोर वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कंबोडिया में स्थित है। ठीक, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, और इसको सूर्यवर्मन 2 द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज इन विच स्टेट? तो हम्पी में स्थित जो स्मारक हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम्पी विथ चैरियोट वो हमारे 50 रुपए के नोट के पीछे अंकित है, और वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम्पी विथ चैरियोट जो है
वह किस नोट के पीछे है? तो आप बताएंगे कि 50 रुपये का जो नया नोट है जो कि फ्लोरोसेंस ब्लू कलर का है, उसके पीछे हम्पी विथ चैरियट का चिन्ह बना हुआ है। तो हम्पी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटका राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, आप सब लोग आंसर दे रहे हैं। तो हम्पी जो है दोस्तों वो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और 50 रुपये का जो नोट है उसके पीछे हम्पी विथ चैरियट का चिन्ह बना हुआ है। और दोस्तों 50 रुपये का जो नया नोट है वो किस कलर का है? तो फ्लोरोसेंस ब्लू कलर का है। ठीक है, फ्लोरोसेंस ब्लू कलर का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो हमारे नोट के पीछे मोटिव है अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं जो जितने भी नए नोट हैं उनके डायमेंशन और उनके मोटिव और उनके कलर, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु कॉइंड द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी? तो पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने दिया था? दोस्तों 1970 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेणी गांव में चिपको आंदोलन चला था। उस समय क्या करते थे कि इंडस्ट्री बनाने के लिए लोग, जो ठेकेदार थे या जो पैसे वाले लोग थे, वो पेड़ काट देते थे। तो उस रेणी गांव के लोगों ने क्या किया कि पेड़ पे चिपक गए और पेड़ को काटने से बचाया। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप देंगे। मैं इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ इससे कोरिलेटेड। तो इसका आंसर है सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उत्तराखंड के, इवन इंडिया के। तो उन्होंने कहा था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। दोस्तों अभी रेणी गांव मैंने आपको बोला, रेणी गांव क्यों न्यूज में है? क्योंकि 2021 में आपने देखा होगा कि वहां पर एक ग्लेशियर टूट गया था, एवेलेंच आ गया था। ठीक है ना, जिससे कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट दोनों टूट गए थे और करीब 300 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए न्यूज में है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इसका इंपोर्टेंस था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? सब लोग इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। स्टेट काफी न्यूज में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। वेरी गुड, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस है। जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है 2020 में, इसीलिए न्यूज में है। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वह हीरे की खानों के लिए काफी फेमस है, डायमंड माइंस के लिए। ठीक है, अगला है, सबरीमाला इज अ हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड इन विच टाइगर रिजर्व एरिया? तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। और सबरीमाला भी 2020-2019 में काफी न्यूज में था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर महिलाओं की एंट्री के लिए काफी विवाद चला था इस मंदिर में। तो सबरीमाला मंदिर तो दोस्तों आपको पता है कि केरला में है। ठीक है ना, इतना तो आप सभी को पता होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे इंडियन स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है, और ये किस अभ्यारण्य क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरियार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, सबरीमाला कहाँ स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? तो भारतीय संविधान में हमको कुछ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, वह किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं दोस्तों? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए आप। मैं काफी बार बता चुका हूं इसको कि किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A के तहत जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आती हैं। हमारे पास टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और यह भारतीय संविधान के कौन से भाग में आती हैं? दोस्तों आर्टिकल 51A तो अनुच्छेद है, आप बताएंगे कौन से पार्ट में आती हैं? तो ये आती है पार्ट 4A में। किसमें आती हैं? पार्ट 4A में। ठीक, अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है, वहां पर कुल कितने मेंबर होते हैं? सब लोग बताएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, ये बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 250। वेरी गुड, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250, जिसमें कि 238 लोग जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं और 12 लोगों को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और
जो हमारे राज्यसभा के प्रेजेंट में वाइस चेयरमैन हैं, उपसभापति हैं, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। उनका नाम क्या है दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको भी याद रख लीजिए। और राज्यसभा को ऊपरी सदन या फिर अपर हाउस कहा जाता है, और जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पॉपुलर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे लोकसभा को। अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ठीक है, अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों सब लोग बताएंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इसको नीति आयोग का नाम दे दिया। ठीक है, और इसके चेयरमैन होते हैं दोस्तों, सब लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री होंगे इसके चेयरमैन। प्रेजेंट में इसके वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। ये बात ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो चेयरमैन है प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत में प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, और अभी हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे एन.के. सिंह, और एन.के. सिंह ने एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप बताएंगे कि एन.के. सिंह, जो कि प्रेजेंट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 280 भारतीय संविधान ने का जो आर्टिकल 280 है, उसके तहत यह पावर मिली हुई है कि वह वित्त आयोग का गठन कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। इसका आर्टिकल याद रख लीजिएगा 280, और प्रेजेंट में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, और एन.के. सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।